गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा हम डिस्कस कर रहे थे बजट डेफिसिट क्या है। ठीक है, तो बजट डेफिसिट मैंने ये बता दिया था, फिर एक बार रिवाइज करा देती हूँ। बजट डेफिसिट, बजट बजट में जिसमें क्या आएगी, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, ये दो वर्ड आपको यूज करने हैं। रिसिप्ट आ रही है और एक्सपेंडिचर। तो बजट डेफिसिट कब होगा, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है यानी एक्सपेंडिचर एक्सेस है, किससे, अपनी रिसिप्ट से, तो वो कहलाई जाएगी बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर, अब एक्सपेंडिचर दोनों ही, बेटा बजट वर्ड आ गया तो बजट में रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों आने हैं। और रिसिप्ट एक्सपेंडिचर हमने दो प्रकार से पढ़े हैं, एक तो रिवेन्यू के साथ और दूसरा किसके साथ, कैपिटल के साथ। ठीक है, तो ये सारे ही वर्ड आपको यहाँ यूज करने हैं। तो यहाँ पर बजट डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, किससे, अपने टोटल रिसिप्ट से। टोटल रिसिप्ट यानी जिसमें दोनों रिसिप्ट आ जाएगी, रिवेन्यू रिसिप्ट भी और कैपिटल रिसिप्ट भी। टोटल एक्सपेंडिचर जिसमें दोनों ही एक्सपेंडिचर आ जाएंगी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा, तो ये कहलाई जाएगी बजट डेफिसिट, जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर होता है किससे, टोटल रिसिप्ट से। अब आता है टाइप और मेजरमेंट क्या है। तो इसमें सबसे पहले आता है रिवेन्यू डेफिसिट क्या है। तो रिवेन्यू डेफिसिट क्या है, एक्सेस है, किसका एक्सेस है, रिवेन्यू है, तो बेटा रिवेन्यू वर्ड यूज कीजिएगा, जिसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर है किससे, रिवेन्यू रिसिप्ट से। डेफिसिट मतलब तो एक्सपेंडिचर ग्रेटर है, तो एक्सपेंडिचर ग्रेटर है रिसिप्ट से, तो ये कहलाई जाएगी रिवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, इसके इम्प्लीकेशन भी बता दिए थे, लेकिन फिर दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। इम्प्लीकेशन रिवेन्यू डेफिसिट है तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट कम है, तो इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे। सबसे पहले आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, अगर घाटा चल रहा है तो आप क्या करोगे, घाटा मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, सबसे पहला स्टेप आप क्या उठाओगे, अपने खर्चों को कम कर दोगे। तो यहाँ भी रिवेन्यू डेफिसिट में गवर्नमेंट खर्चों को क्या कर देती है, कम कर देती है। ये रिवेन्यू तो बेटा एक साइड खर्चा था, आर्थिक सहायता के लिए किया गया खर्चा, तो इससे सोशल वेलफेयर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, जब आप घाटे में चल रहे हैं यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा है, देखिए कुछ एक्सपेंडिचर तो करना ही पड़ेगा, उससे आप पीछे हट ही नहीं सकते, तो इसके लिए क्या लेनी पड़ती है आपको, बोरोविंग। ऐसे ही गवर्नमेंट भी क्या लेती है, बोरोविंग लेती है, जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और बार बार बोरोविंग लेने से क्रेडिट वर्टनेस भी क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। और थर्ड, अगर मान लीजिए एक्सपेंडिचर तो करना है, जितना कम कर सकते थे कर दिया, लेकिन पूरा एक्सपेंडिचर तो कम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनकम जीरो है तब भी एक्सपेंडिचर किया जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो गवर्नमेंट थर्ड स्टेप क्या लेती है, डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश का सहारा लेती है, जिसके अंतर्गत जैसे कि हम भी यही थर्ड स्टेप चूज करते हैं, या तो हम लोन लेते हैं, जब अगर लोन नहीं मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, अपनी एसेट्स को ही बेच देते हैं। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, एसेट्स बेच देती है, यानी डिसइन्वेस्टमेंट का सहारा लेती है, प्राइवेटाइजेशन का, जिसके अंतर्गत जो ओनरशिप है पब्लिक एंटरप्राइज की वो किसके पास चली जाती है, प्राइवेट के पास। तो ये थे बेटा जो प्राइमरी रिवेन्यू डेफिसिट जो हमने डिस्कस किए, यानी तीन प्रकार से इसको मैनेज किया जाता है। खर्चों को कम करके, खर्चों कम नहीं हुए, ठीक है, खर्चों को कम करके, उसके बाद कम करने के बाद, सारे तो कम नहीं कर सकते, खर्चा कुछ तो करना पड़ेगा, इसके लिए क्या भी लिया जाता है, बोरोविंग ली जाती है। इसके अलावा घाटे को पूरा करने के लिए जब बोरोविंग नहीं मिलती तो थर्ड स्टेप क्या की जाती है, ओनरशिप सेल कर दी जाती है, तो ये कहलाई जाती है रिवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट पर हम थे, तो आज का मेन हमारा टॉपिक देखिए, फिस्कल डेफिसिट क्या है। फिस्कल मतलब जिसमें एक्सेस है, घाटा तो बेटा एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे, रिसिप्ट से, एक ही लाइन आनी है, जिसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे, रिसिप्ट से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिस्कल मतलब क्या है, यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला लगे बेटा। अगर मैं यहाँ भी ये लिख दूं कि टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर है टोटल रिसिप्ट से, तो इसका फॉर्मूला और जो अभी हमने रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला, जो हमने बजट का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, बजट डेफिसिट का, उसमें तो कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। बजट डेफिसिट तो इनका बेटा राज्य हो गया एक तरीके से, ये सारे इनके पार्ट हैं, ठीक है, इनका मेन मेंबर बजट डेफिसिट हो गया। और बजट डेफिसिट कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो ये तो इसका पार्ट है, बजट डेफिसिट का ये तो पार्ट है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ थोड़ी चल सकता है फिस्कल में, ठीक है। जैसे रिवेन्यू वाले में तो बेटा रिवेन्यू आ गया था, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर है, रिवेन्यू रिसिप्ट, चलिए वो अलग हो गया बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट तो मेन टर्म हो गई ना, और ये तो उसके सब पार्ट हो गए। तो अगर मैं यहाँ पर
वही लिख दूं, टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर है टोटल रिसिप्ट से, तो ये तो वो फॉर्मूला बन जाएगा जो अभी बजट डेफिसिट का कराया था। ठीक है, और ये फिस्कल डेफिसिट तो इसका पार्ट है, दोनों का सेम फॉर्मूला तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए बेटा जो फिस्कल डेफिसिट है क्या फॉर्मूला बनेगा, इसके अंतर्गत टोटल एक्सपेंडिचर ओवर होता है किससे, टोटल रिसिप्ट से, अदर देन बोरोविंग, बोरोविंग को छोड़कर। इसमें क्या आएगा, बोरोविंग को छोड़कर आपको सारी रिसिप्ट को लेना है। देखिए आगे, बोरोविंग यानी उधार। ठीक है, उधार को छोड़कर बाकी सारी ट्रांजेक्शन को आपको यहाँ शो करना है। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर तो है, ठीक है, टोटल रिसिप्ट के, लेकिन वो रिसिप्ट में किसको छोड़कर, कैपिटल रिसिप्ट ही तो है बोरोविंग, जिसमें बोरोविंग को छोड़कर बाकी सारी टर्म को यूज करना। रिवेन्यू रिसिप्ट सारी आएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर सारे आएंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आएंगे, बस कैपिटल रिसिप्ट में बोरोविंग छोड़ दीजिएगा। बोरोविंग छोड़ते ही अब ये फॉर्मूला डिफर हो जाएगा बजट डेफिसिट से। ठीक है, और फॉर्मूला बन जाएगा ये फिस्कल डेफिसिट का। देखिए ऐसा क्यों करते हैं, अब धीरे धीरे हमें पता चलेगा। देखिए हम बताते हैं अभी, इनफैक्ट फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेशन है किसका, अब यहाँ बोरोविंग को क्यों छोड़ते हैं, देखिए फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेशन है टोटल बोरोविंग का बाय दी गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट क्या ले रही है, बोरोविंग। बेटा अभी मैंने डिस्कस किया था रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे कैसे आप मैनेज करते हो, 3 प्रकार से इसको मैनेज किया जाता है। सबसे पहले एक्सपेंडिचर कम कर दिया, ठीक है, दूसरा लोन ले लिया, तीसरा ऑप्शन क्या था कि प्राइवेटाइजेशन यानी डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। इसके तो 3 रास्ते थे बेटा इसको ठीक करने के, मैनेज करने के, रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक करने के 3 रास्ते थे। ठीक है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट को ठीक करने का केवल एक ही ऑप्शन है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट को ठीक करने का एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है, केवल बोरोविंग। ध्यान दीजिएगा, फिस्कल डेफिसिट को ठीक करने का केवल एक ही ऑप्शन है और वो कौन सा है, बोरोविंग। तो फिस्कल डेफिसिट में क्या ली जाती है, बोरोविंग, इसलिए यहाँ पर बोरोविंग को शामिल नहीं किया जाता है। फिर ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा, फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है, बोरोविंग का सहारा लिया जाता है। किसका सहारा लिया जाता है, बोरोविंग का सहारा लिया जाता है, इसलिए इसमें बोरोविंग शामिल नहीं करते, वरना फॉर्मूला तो वो पूरा ही था जो टोटल एक्सपेंडिचर है ग्रेटर है टोटल रिसिप्ट के, वो ये फॉर्मूला तो बजट डेफिसिट का बन जाएगा। और फिस्कल वाले में क्या आता है, इसको मैनेज करने के लिए हम बोरोविंग का ही सहायता लेते हैं, बोरोविंग की हेल्प लेते हैं, इसलिए इसमें बोरोविंग शामिल नहीं है। आगे देखिए, धीरे धीरे और समझ आ जाएगा, ये ध्यान रखने की वाली बात है और ये आपको अच्छे से पढ़ना भी है। फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेशन है, किसका एस्टिमेशन, टोटल बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट। अगर बेटा ये फिस्कल डेफिसिट पूछा जाए ना, फिस्कल डेफिसिट बताइए और क्वेश्चन आ जाए, अगर उसमें कहीं भी बोरोविंग लिखी हुई ना, बोरोविंग, तो बोरोविंग के आगे चाहे 5 लाख है, 5 लाख ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, 5 लाख ही इसका आंसर आएगा। अभी मैं न्यूमेरिकल बताऊंगी, उससे पता चलेगा आपको। चलिए देखिए, फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेशन है टोटल बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट द्वारा टोटल बोरोविंग का। इट इज ऑफन कॉल्ड ग्रोस फिस्कल डेफिसिट, इसे ग्रोस फिस्कल डेफिसिट भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रोस फिस्कल डेफिसिट भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, बोरोविंग को ग्रोस फिस्कल डेफिसिट भी कहा जाता है। अब ये ग्रोस फिस्कल डेफिसिट क्या है बेटा, ग्रोस मतलब तो जिसमें सारे ही एडिशन होना है उसे ग्रोस बोलते हैं। ग्रोस फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालोगे देख लीजिए, ये अलग फॉर्मूला है, ग्रोस फिस्कल जिसमें बोरोविंग आएगी। और बोरोविंग किस किस से ले, तो ये तो पता ही है, बोरोविंग किस किस से ली जा सकती है, आरबीआई से, ठीक है, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से, या हम से ली जा सकती है, हमारे देश में, ठीक है, हम से ली जा सकती है। तो 3 ये ऑप्शन है बोरोविंग, इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, ग्रोस फिस्कल डेफिसिट। ध्यान दीजिएगा, ग्रोस फिस्कल डेफिसिट शो करता है एस्टिमेशन कि कितनी बोरोविंग ले रहा है गवर्नमेंट, ताकि अपने एक्सपेंडिचर को कॉप कर सके, समाप्त कर सके, उसको पूरा कर सके। ठीक है, उनमें बैलेंस बना सके, उसके लिए रिसिप्ट चाहिए ना, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा है, कहीं ना कहीं रिसिप्ट चाहिए खर्चों को पूरा करने के लिए, तो वो उसका सहारा लेंगे हम बोरोविंग। ओफन इट इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, हम इसको जीडीपी का परसेंटेज भी मानते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है, फिस्कल मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा का मतलब कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट कार्यों पर खर्चा कर रही है। ठीक है, ये सब इसमें सारे शामिल आना है, सब्सिडी इन सभी पर खर्चा कर रही है, लोगों के वेलफेयर के लिए खर्चा कर रही है, तो इससे जीडीपी भी इंक्रीज होता है। तो ये था बेटा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर है टोटल रिसिप्ट, लेकिन ये लाइन जरूर लिख दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा।
अगर ये बोरोविंग नहीं लिखी तो फॉर्मूला बन जाएगा बजट डेफिसिट का, जो कि गलत है, पूछा तो फिस्कल है, ठीक है, बोरोविंग को छोड़कर। और अगर पूछा जाए कि ग्रोस फिस्कल डेफिसिट क्या है जी, इन तीनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा ग्रोस फिस्कल डेफिसिट। अब आता है बेटा इसके इम्प्लीकेशन, यानी कैसे कैसे ठीक कर सकते हो। फिस्कल डेफिसिट इज एन एस्टिमेशन ऑफ बोरोविंग। अब इसमें ठीक और इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे सब कुछ बताना है। फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेशन है कि गवर्नमेंट ने कितनी बोरोविंग ली है, क्योंकि अगर फिस्कल डेफिसिट को आपको ठीक करना है तो एक ही रास्ता है, बोरोविंग। मैनेज करने के लिए केवल बोरोविंग है, रेवेन्यू के लिए तो 3 रास्ते थे, वो बता चुकी हूँ। चलिए, ग्रेटर फिस्कल डेफिसिट, जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा वो शो करेगा उतनी ज्यादा क्या लेनी पड़ेगी, बोरोविंग, क्योंकि यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है, बोरोविंग। केवल एक ऑप्शन है बोरोविंग, कोई डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, केवल बोरोविंग, उधार लेनी है। तो जितना ज्यादा घाटा होगा, घाटों को पूरा करने के लिए हम क्या लेंगे, बोरोविंग, ठीक है। तो इसके निम्नलिखित इंप्लीकेशन होंगे, देख लिए। सबसे पहले क्या इंप्लीकेशन, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, ठीक है, क्या इसके इफेक्ट पड़ेंगे और कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, ये सब कुछ इसमें शामिल होगा। तो देखिए, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई इज ऑफन लिंक टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द इकोनॉमी। आरबीआई से उधार, ठीक है, इसको लिंक किया जाता है। जब आरबीआई से उधार लेंगे, मैनेज करने के लिए उधार ले रहे हैं, अब इसके इफेक्ट भी बताने, सब कुछ बताना है इसमें। जब आरबीआई से उधार लेंगे, उधार का क्या करना है, उधार का करते क्या हो, आपको मैंने उधार दिया, किस लिए लेके बैठे हो, घर में रखना है, अपने पॉकेट में रखना है, नहीं, इसलिए नहीं लेते हो। आप उधार लेते हो हमेशा खर्च करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेटा, अगर उधार ली है, ठीक है, बोरोविंग ली है, किससे, आरबीआई से, तो किस लिए ली होगी बोरोविंग, खर्च करने के लिए। खर्च होगा तो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इस सर्कल आपको पता होना चाहिए। तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल उत्पन्न हो जाता है इकोनॉमी में। दिस इज हाउ इट हैपन, ये कैसे होता है, जैसे देखिए, अब इसको बारे में बताने ही कैसे होता है, ये सर्कल आपको आता है क्योंकि आप पीछे लेसन पढ़ चुके हैं। देखिए, इजी लगेगा टॉपिक। ये कैसे होता है, बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, जब आरबीआई से उधार लेते हैं, इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है मनी सप्लाई, ठीक है। मनी सप्लाई यानी बेटा मनी की सप्लाई हो रही है ना, मनी फ्लो हो रही है। जब आरबीआई से लिया तो खर्च करने के लिए लेंगे, इकोनॉमी में खर्च होगा। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो लीड टू इंक्रीज इन जनरल प्राइस। मनी सप्लाई में तो खर्चा हो रहा है वो, ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो जनरल प्राइस भी, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है तो डिमांड जैसे जैसे इंक्रीज होगी, एट डिग्रेटर हो जाएगा एस से, फिर तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब परसिस्टेंस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, और निरंतर रूप से जब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है, लीड टू, इसे बोलते हैं हम इन्फ्लेशनरी स्पाइरल उत्पन्न हो गया है। क्या उत्पन्न हो गया, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, किसके कारण, बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, किसके कारण, बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से उधार लेने के कारण क्या उत्पन्न हो गया, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। देखिए, यही इसका सर्कल है बेटा, आरबीआई से उधार लिया, उधार लेकर करना क्या है, बाहर फ्लो होता है इकोनॉमी में, तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई। जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज होगी तो ज्यादा बड़ा सर्कल नहीं बताया, आप लिख सकते हो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, ठीक है, तो एडी एक्सेस हो जाएगा यस से, यानी प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे फिर, और इन्फ्लेशनरी स्पाइरल उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा आप लिख सकते हो, एडी भी यूज कर सकते हो। सबसे पहला ये, ठीक करने के लिए बोरोविंग तो लेंगे, और बोरोविंग से क्या उत्पन्न हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। अब आता है नेशनल डेब्ट, ठीक है, ये मेन इम्प्लीकेशन में आपको सारे नेगेटिव पॉइंट भी इसमें बताने हैं, इसमें आपके इम्प्लीकेशन भी आ गए, इसमें आपके मैनेज भी आगे, कैसे मैनेज करते हो, बोरोविंग लोगे और बोरोविंग से क्या होगा ये भी बताना है, ठीक है। इसमें नेशनल डेब्ट, नेशनल डेब्ट बेटा राष्ट्र का ऋण, क्योंकि बाहर ऋण ऋण लिया है तो राष्ट्र ऋण उत्पन्न हो जाता है, तो फिजिकल डेफिसिट लीड टू, इससे नेशनल डेब्ट उत्पन्न हो जाता है। इट हिंडर जीडीपी ग्रोथ, भाई जीडीपी ग्रोथ में तो हिंडर्स होगा ही, ठीक है, क्योंकि हम ये कहेंगे हमारी इकोनॉमी पे तो उधार का भार हो गया है, ठीक है। ये जो बोरोविंग है, बोरोविंग से क्या होती जा रही है, वो कवर होती जा रही है, बोरोविंग से सफर होती जा रही है, आप ये कह सकते हो, वो अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। तो नेशनल डेब्ट यानी हमारे राष्ट्र पर एक भार आ गया है, और ये भार आगे तक चलता रहेगा, और भार कौन सा है, पीछे भी कुछ लोन ले रखा होगा उसको भी देना है, जैसे देखें फिजिकल डेफिसिट लीड टू नेशनल डेब्ट, इससे ऋण के राष्ट्र डेब्ट उत्पन्न हो जाता है, यानी ऋण लिया है इकोनॉमी ने, गवर्नमेंट ने,
इट हिंडर जीडीपी से जीडीपी ग्रोथ तो प्रभावित होगी ही, बिकॉज सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि जो भी इनकम आएगी ना किस लिए यूज हो जाएगी, पास डेप्ट। ठीक है, ग्रोथ कम हो जाएगी, हमारी ग्रोथ कम हो जाएगी इकोनॉमी की। क्यों? क्योंकि डेप लिया है बेटा, डेप को पूरा करने के लिए इंटरेस्ट ये सब तो देना ही है, और जो भी इनकम आएगी वो किस में चली जाएगी जी, पहले तो पास्ट में भी तो ले रखा होगा कुछ, उसके ऋणों को देने में चली जाएगी। ठीक है, पास्ट डेप को कवर करने में आए चली जाएगी। ये लाइन ध्यान दीजिएगा बेटा, क्योंकि आगे आएगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक में इससे रिलेटेड जो है इसको हम रिलेट करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिस्कल में जो पास डेप्ट आपने ले रखा है पीछे कहीं, ठीक है, पीछे भूतकाल जिसे हम कहते हैं, पास्ट में कोई डेप ले रखा है तो उसे भी इसे कवर करता है। कौन? फिस्कल डेफिसिट में बोरोविंग ली जाती है पास डेप को पूरा करने के लिए भी, कि पीछे ऋण लिया है अब उसको पूरा करने के लिए हम अब भी ऋण ले रहे हैं। तो नेशनल डेप, तो बेटा ये दो इन्फ्लेशन स्पाइरल उत्पन्न हो जाता है। नेशनल डेप, ठीक है, नेशनल डेप यानी पिछले ऋणों को पूरा करने के लिए जो भी आय आ रही है प्रेजेंट में वो वो ग्रोथ कार्य में तो यूज नहीं हो रही, बल्कि किस में हो रही है जी, ऋण लिए हुए हैं, डेप लिए हुए हैं उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो नेशनल डेप उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद आता है vicious circle of high fiscal deficit and low GDP growth। vicious circle of high fiscal deficit and low GDP growth, बेटा जितना जीडीपी ग्रोथ कम होगा एक सर्कल और चल जाएगा जी। ठीक है, घाटा फिर चल जाए, फिर होता रहेगा जीडीपी ग्रोथ, फिर घाटा होता रहेगा, तो सर्कल दोबारा वही चलेगा। देखिए, कॉन्स्टेंटली हाई फिस्कल डेफिसिट, जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होता रहेगा लीड टू सिचुएशन, वो कौन सी सिचुएशन को शो करेगा कि जिसमें जीडीपी ग्रोथ रिमेन लो, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर क्या रहेगी, लो। अभी पीछे पढ़ा है ना आपने, क्योंकि फिस्कल घाटे को पूरा करने के लिए बोरोविंग लेंगे, बोरोविंग लेने के बाद हम जो भी इनकम आएगी, कोई भी कमा रहे हैं, वो पास ऋण को देने में चली जाएगी, तो जीडीपी ग्रोथ होगा कम। ठीक है, एंड जीडीपी ग्रोथ अगर कम है तो बिकॉज ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी ग्रोथ, तो यहाँ बेटा सर्कल एक दूसरे के साथ जोड़ना है। जीडीपी ग्रोथ रिमेन लो तब तक रहेगा जब तक घाटा ज्यादा रहेगा, और फिस्कल डेफिसिट मींस बिकॉज ऑफ लो जीडीपी ग्रोथ, और जितना ज्यादा घाटा रहेगा जीडीपी ग्रोथ भी क्या होगा, कम। तो ये एक दूसरे के साथ सर्कल चलता रहेगा। हाई फिस्कल घाटा है, जीडीपी ग्रोथ कम, जीडीपी ग्रोथ कम है तो बस कहते रहो घाटा चलता ही रहेगा, इनकम तो ही नहीं रही, घाटे में चल रहे हैं जब ग्रोथ कम है, तो एक विशेष सर्कल चलेगा। इसके बाद आता है बेटा क्राउडिंग आउट। क्या है क्राउडिंग आउट? देखिए, हाई फिस्कल डेफिसिट लीड टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इससे क्राउडिंग आउट इफेक्ट पड़ता है। ये वह सिचुएशन है जब हाई बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टर। ध्यान दीजिएगा ये क्या लिखा है, क्राउडिंग आउट का मतलब क्या है, ये वह सिचुएशन है जिसमें हाई बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट, घाटे को पूरा करने के लिए बोरोविंग ऑप्शन, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टर। देखिए क्या बोला है, जब गवर्नमेंट ही उधार ज्यादा लेगी, गवर्नमेंट ही उधार ज्यादा लेगी, ठीक है, यानी आरबीआई से भी गवर्नमेंट ही ज्यादा कवर कर रही है, एट होम हम लोगों से भी यही ज्यादा कवर कर रही है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर होगा, प्राइवेट इन्वेस्टर उसको तो लोन नहीं मिल पाएगा ना, उसके लिए तो कमी हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आरबीआई से गवर्नमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा बोरोविंग ले रही है, ठीक है, ज्यादा बोरोविंग ले रही है, आरबीआई से ज्यादा ले रही है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगी, आरबीआई इकोनॉमी में जो आम प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए वो कमर्शियल बैंकों को देता है, कमर्शियल बैंक हमें देता है, उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, एक सर्कल ये उत्पन्न हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जब घाटे को पूरा करने के लिए ज्यादा बोरोविंग ली जाती है, इससे फंड क्या हो जाता है, कम हो जाता है लोन देने के लिए, किसको, प्राइवेट इन्वेस्टर को। अकॉर्डिंगली ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इज रिड्यूस, और इस प्रकार इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, कम। ये जो प्राइवेट इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती, इसे बोलते क्राउडिंग आउट। ये लिखने की जरूरत नहीं, मनी मार्केट, मनी मार्केट आपको पता है जहाँ शॉर्ट टर्म लोन मिलते हैं। ठीक है, क्राउडिंग आउट का फिर ब्रेक है। क्राउडिंग आउट मतलब जब बोरोविंग ज्यादा लेगी, बोरोविंग ज्यादा लेगी तो सिंपल सी बात है, ठीक है, बोरोविंग दूसरे व्यक्ति, अगर मैं ज्यादा बोरोविंग लेने लग जाऊं तो दूसरे व्यक्ति के लिए कम हो जाएगी ना,
इसलिए कोटा भी निर्धारित कर देते हैं जैसे हम डिस्कस किया था। तो बोरोविंग जब गवर्नमेंट ही ले लेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए बोरोविंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा प्राइवेट, इसे बोलते हैं क्राउडिंग आउट। अब आता है इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। हाँ जी, कटा हो जाएगा गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। गवर्नमेंट जब बार बार उधार लेती रहेगी तो बेटा इसकी क्रेडिट वर्थनेस यानी इसकी जो एक अच्छी गुडविल है वो खराब होती जाएगी। आप लोन पे लोन लेते जाइए, आपकी गुडविल बहुत खराब हो जाएगी। ठीक है, अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे, और ज्यादा लोन लेना भी अच्छा नहीं होता है। हाई फिजिकल डेफिसिट माउंटिंग नेशनल डेब्ट, ध्यान दीजिएगा, जितना घाटा लोगे ऋण उत्पन्न हो जाएगा राष्ट्र पर। ठीक है, क्योंकि जो भी इनकम आएगी वो पास्ट के लोन को देने में चली जाएगी। इरोड, इससे क्रेडिबिलिटी भी कम हो जाएगी गवर्नमेंट की इन दी डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मनी मार्केट। इंटरनेशनल से भी ये ज्यादा क्या ले रही है, लोन ले रही है, डोमेस्टिक से भी लोन ले रही है, सब जगह इसकी गुडविल डाउन हो जाएगी कि ज्यादा निर्भरता ये लोन पर ही कर रही है। क्रेडिट रेटिंग गवर्नमेंट की क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। लोअर क्रेडिट रेटिंग यानी बेटा उधार, यानी ये अच्छी एक इकोनॉमी है, उधार जितने ज्यादा लेंगे तो क्रेडिट रेटिंग क्या हो जाएगी, कम, अब उधार कम मिलने लगेगा। ठीक है, कोई एक व्यक्ति हर किसी से लोन लेता, हर किसी से उसने लोन ले रखा है, क्या आप उसको लोन देना पसंद करोगे जी, नहीं। ओइंग टू लोअर क्रेडिट रेटिंग, लोअर क्रेडिट रेटिंग के कारण ग्लोबल इन्वेस्टर स्टार्ट विदड्रॉइंग। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर हैं वो क्या करने लग जाते हैं, स्टार्ट करने लग जाते हैं विदड्रॉ। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग कम हो जाती है, फिर ग्लोबल इन्वेस्टर यानी जो बाहर के रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड है उन्हें लगता है इसकी क्रेडिट वर्थनेस तो अच्छी है ही नहीं इकोनॉमी की, तो वो क्या करने लग जाते हैं, विड्रॉ करने लग जाते हैं, यानी अपनी मनी वापस लेने की कोशिश करते हैं कि वापस ले ली जाए और इनको लोन दिया ही नहीं जाए, क्योंकि टाइमली पेमेंट नहीं कर पाएगा। जब मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, उससे 10 व्यक्ति से लोन ले रखा है तो किस किस का पेमेंट करेगा, नहीं कर पाएगा। तो वही बात यहाँ गवर्नमेंट की उत्पन्न हो जाती है, जब हर जगह से लोन लेना ही शुरू कर देगी तो इसके ऊपर जो विश्वास है वो कम हो जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर अब शुरू करेंगे विड्रॉ करना इन, और देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक इकोनॉमी से भी इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसे लगेगा यहाँ कोई लाभ नहीं है, ये इकोनॉमी ही अच्छी नहीं है, यहाँ ऋणों से ग्रस्त है ये इकोनॉमी, वो इन्वेस्टमेंट करना भी बंद कर देंगे, यहाँ उन्हें कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा। अगर कोई ग्लोबल इन्वेस्टर आ रहा है उसे प्रॉफिट मिल रहा है तो ही आ रहा है, वरना नहीं आता है। तो जीडीपी ग्रोथ दोबारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये है बेटा इसके इम्प्लीकेशन, यानी ये प्रभाव पड़ेंगे जब क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, मैनेज करने के लिए केवल क्या ली जाएगी, बोरोविंग ली जाएगी, लेकिन बोरोविंग से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा ये सब यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ठीक है, fiscal deficit must not be allowed to rise beyond manageable limit, 3% of GDP is considered to be managed. हाई फिजिकल डेफिसिट सिग्नल हाई इनडिसिप्लिन, बेटा ये लाइन ध्यान दीजिएगा, बस बाकी कुछ नहीं है। हाई फिजिकल घाटा है तो हम कहेंगे हाई इनडिसिप्लिन बना हुआ है। इनडिसिप्लिन मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिवेन्यू कम है, यानी जीडीपी ग्रोथ भी कम, एंड जीडीपी ग्रोथ कम मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये है बेटा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फिजिकल वाला, ये आ जाता है। डिड यू नो में देख लेते हैं, हाई फिजिकल डेफिसिट के कारण क्या होता है, हाई घाटा है तो जीडीपी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ 2 रीजन, 2 रीजन है इसके। द गवर्नमेंट लैक फंड फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ कम क्यों है, घाटा है, घाटा है तो आय है ही नहीं, आप यही घाटा मतलब आय नहीं है, इसे तो घाटा बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट लैक फंड फॉर इन्वेस्टमेंट कम होगा क्योंकि उसके पास अभाव होगा। Owing to high deficit, fiscal deficit, high fiscal deficit कारण टैक्सेस आर रेज। ठीक है, टैक्सेस भी क्या कर दिए जाएंगे, रेज कर दिए जाएंगे, क्योंकि आय तो आ ही नहीं रही, फिर टैक्स एक बचेगा। आगे दिस रिड्यूस डिस्पोजेबल इनकम, जब टैक्स इंक्रीज कर देंगे तो डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, लोगों की कम हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम कम मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, और एग्रीगेट डिमांड कम मतलब इन्वेस्टमेंट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये एक सर्कल उत्पन्न हो जाएगा, किसके कारण, फिजिकल डेफिसिट के कारण। ठीक है बेटा, तो ये था फिजिकल डेफिसिट। एक बार फिर रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है। ये इसके इम्प्लीकेशन आ जाते हैं, क्या क्या इम्प्लीकेशन है बेटा, फिजिकल डेफिसिट जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, टोटल रिसिप्ट, लेकिन टोटल रिसिप्ट में बोरोविंग को छोड़कर। ठीक है, फिर इसके बाद आता है ग्रोस फिजिकल डेफिसिट, क्या है, ये बोरोविंग का टोटल है। बोरोविंग किससे लेते हैं जी, आरबीआई से लेते हैं, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से लेते हैं, एट होम से लेते हैं। अब इसके क्या क्या इम्प्लीकेशन होते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं, सबसे पहले
इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, बोरोविंग लेने से क्या होगा, बोरोविंग लेने से इकोनॉमी में मनी सप्लाई हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो खर्च होगा। इससे एग्रीगेट डिमांड यानी एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, एक्सपेंडिचर इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज मतलब एएस कम है, एडी ज्यादा है, इससे क्या उत्पन्न हो जाएगा, इन्फ्लेशन। और अब दूसरा देखिए, जब बोरोविंग ली जाती है तो इससे क्या होता है, बोरोविंग तो हमने पास में भी ले रखी होगी, तो जो भी इनकम आ ही रही है, ठीक है, यहाँ जो भी इनकम आएगी उसको हम यहाँ इकोनॉमी, यहाँ क्या करे, इनकम का क्या यूज किया जाएगा, 5 ऋणों को देने में यूज किया जाता है। जो भी इनकम आती है 5 ऋणों को देने में, 5 डेप को पूरा करने में यूज की जाती है, इससे नेशनल पर डेप उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जब बोरोविंग ली जाती है, क्यों ली जाती है, क्योंकि हाई घाटा है, और हाई घाटे से जीडीपी ग्रोथ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। घाटा ही मतलब कि ग्रोथ कम ही है, ठीक है। जब कॉन्स्टेंटली घाटा होगा तो जीडीपी ग्रोथ कम ही होगी, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ कम होगी तो बस फिर घाटा होता रहेगा, क्योंकि आय तो है नहीं, तो हम यही कहेंगे ग्रोथ कम है। क्राउडिंग आउट, अब कम करने के लिए क्या किया जाता है, घाटे को दूर करने के लिए क्या ली जाती है, बोरोविंग। जब गवर्नमेंट ही सारी बोरोविंग, ज्यादा मैक्सिमम बोरोविंग परसेंटेज बोरोविंग का यही ले लेगी, तो प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए बोरोविंग कम पड़ जाएगी, उसके पास मनी नहीं आ पाएगी सफिशिएंट, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कम, फिर जीडीपी ग्रोथ कम, देखे। और बार बार जब उधार लेगी तो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें आपको प्राइवेट इन्वेस्टर, आपको ग्लोबल इन्वेस्टर का लिखना है, क्रेडिट वर्थनेस कम हो जाएगी, इससे ग्लोबल जो इन्वेस्टर है वो भी अपना विड्रॉ करने लगेगा मनी, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में उसने इन्वेस्टमेंट किया है या करेगा ही नहीं, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में से जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, कम, इससे जीडीपी ग्रोथ भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये है बेटा फिस्कल डेफिसिट। इसके बाद हम देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट क्या है। बेटा बहुत धीरे धीरे कराया मैंने आराम से, ताकि आपको अच्छे से पता हो। यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, जितना आज मैं टॉपिक पढ़ा दूं कल मैं सुनूंगी जब जैसे आप ज्वाइन करोगे, 5-10 मिनट इसी में हम डिस्कस करेंगे। देखिए प्राइमरी डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, जिसमें फिस्कल डेफिसिट में से बेटा आपको क्या करना है, माइनस करना है इंटरेस्ट, तो वो कहलाया जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। जो भी फिस्कल डेफिसिट का आंसर आएगा ना उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देना, वो आएगा प्राइमरी डेफिसिट। देखिए क्या है, वाइल फिस्कल डेफिसिट शो करता है कि बोरोविंग रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट की बोरोविंग को इंक्लूजन, उसमें इंक्लूड है इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, पास लोन का इंटरेस्ट पेमेंट भी शामिल है, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं पास लोन का। लेकिन प्राइमरी डेफिसिट में भी बोरोविंग तो ली जाती है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट पेमेंट शामिल नहीं है, जो पास्ट में हमने बोरोविंग ली है वो शामिल नहीं है, खत्म। फिस्कल में पास्ट में जो बोरोविंग है वो शामिल है, उसका इंटरेस्ट पे करेंगे, बोरोविंग भी पे करेंगे, लेकिन यहाँ प्राइमरी में पास्ट कुछ शामिल नहीं है, सब प्रेजेंट फ्यूचर से रिलेटेड है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट करती है गवर्नमेंट की बोरोविंग की, ठीक है, करंट ईयर एक्सपेंडिचर, करंट ईयर रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, कि करंट ईयर, करंट ध्यान दीजिएगा कि करंट ईयर एक्सपेंडिचर है और क्या है, करंट ईयर रिसिप्ट। अब इम्प्लीकेशन क्या है, इम्प्लीकेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट आर सिमिलर टू दोज ऑफ फिस्कल डेफिसिट, जैसे ही है इसके, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि प्राइमरी डेफिसिट डजंट कैरी दी लोड ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ पास्ट लोन, इसे पास्ट लोन शामिल नहीं है, फिस्कल में पास्ट लोन शामिल है, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट है तो प्राइमरी डेफिसिट मतलब फिस्कल में से हम माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट। अगर हमने पास्ट का कोई लोन का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, तब जो सिचुएशन उत्पन्न हो रही है वो कौन सी है, प्राइमरी डेफिसिट की। तो प्राइमरी डेफिसिट आगे, प्राइमरी डेफिसिट जस्ट इंडिकेट बोरोविंग, बस प्राइमरी डेफिसिट बोरोविंग को शो करता है, ठीक है, और इसका मतलब कि करंट ईयर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, किससे, करंट ईयर रेवेन्यू, सिर्फ ये करंट को शो करता है, इतना ही है बेटा प्राइमरी डेफिसिट। अब तीनों में अंतर देखिए, तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनमें से आ जाता है, ठीक है। अगर आगे से नहीं आया कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसिप्ट तो इनमें से आ जाता है। तो रिवेन्यू डेफिसिट क्या है, रिवेन्यू में जिसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिवेन्यू रिसिप्ट, फिस्कल में टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसिप्ट से, लेकिन बोरोविंग को छोड़कर। प्राइमरी में फिस्कल में से जो आंसर आएगा इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दीजिएगा। इसके बाद आता है इट रिफर टू नीड फॉर बोरोविंग। अब कैसे उसको ठीक करते हैं, बोरोविंग लेकर भी, ठीक है, और डिसइन्वेस्टमेंट सब
का सहारा लेते हैं, इसमें केवल बोरोविंग ली जाती है और इसमें भी बोरोविंग ली जाती है, लेकिन पास्ट के इंटरेस्ट को पेमेंट नहीं किया जाता है। ये लिखना है आपको। हाई रेवेन्यू डेफिसिट से क्या होगा? अराइज लार्जली बिकॉज, क्योंकि लो टैक्स रिसिप्ट। हाई रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब एक तरफा खर्चा हो रहा है, एक तरफा आय नहीं मिल रही, एक तरफा आय मतलब टैक्स की थी, तो लो टैक्स रिसिप्ट है। हाई एक्सपेंडिचर सब्सिडी में चल रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये किसको शो करता है? ओवरऑल पॉवर्टी को। और हाई फिस्कल डेफिसिट किसको शो कर रहा है? कि यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ की प्रोसेस हर्डल आ रही है, लो चल रही है, पीछे पड़ा था ना, ये लास्ट लाइन ध्यान दीजिएगा, ये ओवरऑल पॉवर्टी को शो कर रहा है कि रिसिप्ट कम है एक तरफा और एक तरफा खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो पॉवर्टी ज्यादा है। यहाँ हाई घाटा है तो जीडीपी ग्रोथ कम है। और यहाँ पर देखिए प्राइमरी डेफिसिट पॉइंट टू द नीड फॉर बोरोविंग, बोरोविंग को शो करता है। इवन व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एग्जिस्टिंग लोन इज इग्नोर, इसमें इंटरेस्ट पेमेंट को इग्नोर किया जाता है, ठीक है, जो लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट पेमेंट। ये रिफ्लेक्ट डालता है कंटिन्यू लैक ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन इन दी कंट्री। ये फिस्कल डिसिप्लिन पर क्या डालता है? प्रभावित करता है क्या? यानी डिसिप्लिन बना हुआ नहीं है, ठीक है, डिसिप्लिन तो है ही नहीं, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू से तो हम कहेंगे डिसिप्लिन बना हुआ नहीं है। तो बेटा ये इसको शो करता है। लास्ट लाइन फिर बता देती हूँ, हाई रेवेन्यू घाटा ओवरऑल पॉवर्टी को शो करता है। हाई फिस्कल डेफिसिट जीडीपी ग्रोथ को कम करता है। प्राइमरी डेफिसिट ये कहता है फिस्कल डिसिप्लिन का लैक है। ये 3 लाइन अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके बेटा, आज का टॉपिक यहीं फिनिश करती हूँ। चलिए एक हॉट क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। हाउ डज जीरो प्राइमरी डेफिसिट मीन्स? देखिए, इट मीन्स जीरो प्राइमरी डेफिसिट, it means government resort to borrowing only to clear backlog of interest payment. There are no borrowing because of excess of current year expenditure over the current year revenue. ठीक है, what does zero primary deficit का मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है गवर्नमेंट सहारा ले रही है बोरोविंग का। जीरो प्राइमरी डेफिसिट मतलब घाटे को पूरा करने के लिए हम बोरोविंग ले चुके हैं, उतनी बोरोविंग ले ली जितनी घाटा था, ठीक है, और जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट तो हमारी शामिल नहीं है पास्ट की। और देयर आर अगर नो बोरोविंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ करंट ईयर एक्सपेंडिचर ओवर द करंट ईयर रिवेन्यू, बिकॉज करंट ईयर एक्सपेंडिचर हैपन टू बी इक्वल टू करंट ईयर रिवेन्यू। और हम यहाँ कहेंगे ये जीरो तब भी होगा जब करंट ईयर एक्सपेंडिचर किसके इक्वल है? करंट ईयर रिवेन्यू के। तो हम कहेंगे कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है? जीरो। ठीक है बेटा, और ये थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, कल मैं डिस्कस करूंगी इसके बारे में। ये हॉट क्वेश्चन आपको खुद पढ़ना है, ठीक है बेटा, कल मैं इसको बताऊंगी और आपसे कुछ क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड मैं पूछ सकती हूँ। आप ये खुद पढ़िए, जो टॉपिक अभी पढ़ा है उसको पढ़कर आप अच्छे से इसको खुद रीड कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। आज मैं ये नहीं करा रही, कल मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी। ओके, थैंक यू।